का हम एक और टॉपिक देख लेते हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। मतलब यहाँ पे हम जो ली चैटलियर सिद्धांत है उसके जो है वो प्रयोग के बारे में देखेंगे। मतलब उसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या अनुप्रयोग है, क्या क्या एप्लीकेशन है, ये सब चीज के बारे में जो है वो हम देखेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ली चैटलियर प्रिंसिपल नहीं देखा हुआ है, क्योंकि इसका मैंने एक अलग से नोट्स बनाया हुआ है कि व्हाट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो वो वीडियो जो है वो आप जरूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो अगर आप देखते हो तो इसके जो है वो एप्लीकेशन आपको बहुत ही आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे नोट्स अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो है वो आपको वहां सारे नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल, मतलब जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है उसके क्या क्या उपयोग हम कर सकते हैं। तो पहला उपयोग हम देखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना। तो जैसे कि आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देख रहे हो, N2+O2 मिल करके जो है वो 2NO बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे N2 और O2 के जो मॉलिक्यूल है वो आपस में मिलकर के जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है वो फॉर्मेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिएक्शन है वो जो है वो इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये दोनों रिएक्शन आपस में जो है वो साम्यावस्था में है। तो यहाँ पे हम ली चैटलियर प्रिंसिपल का उपयोग करके कैसे इस नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर हमें नाइट्रिक ऑक्साइड का ज्यादा उसे जो है वो उसका प्रोडक्शन हमें ज्यादा बढ़ाना, मतलब उसका अगर हमें उत्पादन ज्यादा करना हो तो हम यहाँ पे ली चैटलियर प्रिंसिपल का जो है वो उपयोग करेंगे। और मैंने आप लोगों को ली चैटलियर प्रिंसिपल में बताया हुआ था कि इसका मेन उपयोग यही है कि जब हम किसी प्रोडक्ट का, जैसे कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो जब हम इस नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाना चाहेंगे, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेंगे, तो हम इस सिद्धांत का जो है वो उपयोग करेंगे। क्लियर हुआ? तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को सिद्धांत के बारे में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए मैं नॉर्मली इसे जो है वो आप लोगों को बताऊंगी। तो पहला है टेम्परेचर का इफेक्ट। सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने पर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, मान लीजिए ये आपके पास N2O2 है, अगर मैं इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दूं, तो जैसे ही अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, ये जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है उसका प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा जो है वो इस ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा, इसी के सिद्धांत के अनुसार होगा। क्योंकि हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी भी फैक्टर को चेंज करते हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन हो, तो जैसे अगर इस इक्विलिब्रियम में हम किसी भी फैक्टर को चेंज करते हैं तो वो जो चेंज है वो धीरे धीरे जो है वो मतलब खत्म होने लगता है, वो चेंज जो है वो खत्म होने लगता है। और यहाँ पे हमें अगर हम इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है वो प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ेगा। क्योंकि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रही है, तो जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, मतलब प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे ज्यादा बनेगा। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने पर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से होता है। मैंने कहा ना कि ये जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है, पहला तो ऊपर का जो होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है और नीचे का जो होता है वो बैकवर्ड रिएक्शन है। तो क्योंकि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो तेजी से होगा, और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से हो रहा है मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेगा। अतः रिएक्टेंट N2MO2 ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो बनाएंगे। अब इसी में हम देखते हैं कंसंट्रेशन का इफेक्ट। अगर हम जो है वो इसकी सांद्रता बढ़ा दें, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ली चैटलियर सिद्धांत के अनुसार नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। देखिए अगर हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे N2O2 दोनों है, अगर मैं इसमें किसी भी एक की जो है वो सांद्रता बढ़ा दूं, मतलब जो इसका कंसंट्रेशन है अगर मैं उसको इंक्रीज कर देती हूँ, तो ये जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है उसका जो है वो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये क्या होगा, अपने आप को जो है वो बैलेंस करने के लिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो तेजी से होगा। और यही क्या है आपका ली चैटलियर का जो है वो प्रिंसिपल है। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यही होता है कि वहां पे जो इक्विलिब्रियम है अगर हम उसमें कोई भी चेंज करते हैं तो वो अपने आप को जो है वो मैनेज करती है, जिसके कारण यहाँ पे हमारा फिर से प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज जो है वो हो जाएगा। क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन अर्थात तीव्रता के साथ होगी, मतलब अत्यंत तीव्रता के साथ होगी। जैसे ही हम इसका जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है मतलब रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनने का प्रोसेस है वो जो है वो तीव्र गति से होगा। तो ये है आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल का मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन कि हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है वो प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़े। नंबर में है अमोनिया निर्माण की हैबर की विधि। यहाँ पे भी हम देखते हैं N2+3H2 मिलकर के जो है वो 2HN3 जो है वो बना रहा है, मतलब यहाँ पे जो है वो अमोनिया का निर्माण हो रहा है।
तो ये जो है वो अमोनिया निर्माण की हैबर विधि है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे अमोनिया यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, ली सातिलिया के सिद्धांत अनुसार सिस्टम का टेम्परेचर कम करने पर अमोनिया का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या देखा था कि हम लोग यहाँ पे जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ज्यादा बन रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होगा। अगर हम यहाँ पे सिस्टम का टेम्परेचर कम करेंगे तो यहाँ पे हमारा अमोनिया का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगा। थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये रिएक्शन इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे देखिए एनर्जी भी यहाँ पे रिलीज हो रहा है। इसलिए जब हम यहाँ पर टेम्परेचर को कम करेंगे, टेम्परेचर को जब हम कम करेंगे तभी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज्यादा तेजी से होगा और हमारा अमोनिया का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन जो है वो विपरीत दिशा में होने लगेगी। लेकिन अगर हम यहाँ का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो जो हमारा रिएक्शन है वो जो है वो बैकवर्ड दिशा में होने लगेगी। मतलब जो बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रिएक्शन है वो ज्यादा तेजी से होगा। इसलिए हम जो है वो अगर हमें अमोनिया का प्रोडक्शन ज्यादा करना होगा तो हम इस सिस्टम का टेम्परेचर को जो है वो कम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हो इन छोटे छोटे चीजों को आपको समझना काफी जरूरी है। और अगर अभी तक आप लोगों को एकदम से प्रिंसिपल नहीं समझ आ रहा है तो आप वो वीडियो जो है वो जरूर देख लें, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। देन हम देखते हैं प्रेशर का इफेक्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो N2 + 3H2O, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो N2 का 1 वॉल्यूम मतलब 1 आयतन और 3H2 का जो है वो 3 आयतन, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 4 आयतन का जो है वो यूज किया हुआ है, जो कि मिल करके जो है वो अमोनिया बना रहे हैं। और अमोनिया हम देख रहे हैं कि 2 आयतन है और यहाँ से कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज भी हो रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो है वो ज्यादा आयतन का जो है वो यूज करके, मतलब ज्यादा वॉल्यूम का यूज करके जो है वो कम वॉल्यूम का जो है वो अमोनिया बना रहे हैं। तो अब हम जो है वो इसमें प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे, मतलब दाब का प्रभाव देखेंगे। यदि सिस्टम का प्रेशर बढ़ाया जाए तो अमोनिया का उत्पादन बढ़ेगा। अब अगर यहाँ पे हम इस सिस्टम का प्रेशर को जो है वो जब इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है वो तेजी से होगा और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेगा। क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार तंत्र पर ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता है अगर हमें अमोनिया के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इसके प्रोडक्ट यदि हम चाहते हैं कि हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा तेजी से हो तो हमें यहाँ पे जो है वो प्रेशर को जो है वो इंक्रीज करना होगा। तो ये तो है आपका अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि केमिकल इक्विलिब्रियम में कैसे ली चैटलियर प्रिंसिपल का जो है वो किसी भी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। यहाँ पे हम जो है वो फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी देखेंगे, मतलब भौतिक साम्य में देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने केमिकल वाला पढ़ा, अब हम यहाँ पे जो है वो फिजिकल इक्विलिब्रियम को थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका बर्फ जल साम्य है। बर्फ जल साम्य मतलब यहाँ पे आइस वाटर इक्विलिब्रियम है, मीन्स यहाँ पे सॉलिड है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, आइस क्यूब लिया हुआ है। तो आइस क्या रहता है, सॉलिड रहता है। यहाँ पे वाटर क्या रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है। मतलब ठोस से क्या हो रहा है, द्रव के बीच यहाँ पे साम्य अवस्था में है। बर्फ जो है वो वाटर में चेंज हो रहा है, वाटर जो है वो फिर से बर्फ में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, बर्फ जब हम लोगों ने इस सिस्टम का जब हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया होगा तो ये जो बर्फ है वो पिघल करके जो है वो वाटर बना होगा। मतलब ली सातेलिया के सिद्धांत के अनुसार सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने पर वाटर का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। बहुत ही सिंपल है ये तो। अगर हम बर्फ को ज्यादा टेम्परेचर में जब गर्म करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमारा वाटर जो है वो ज्यादा बनेगा। समझ आया आप लोगों को। अब चलिए फोर्थ एंड लास्ट हम लोग देख लेते हैं, जल वाष्प साम्य या वाटर वेपर। मतलब यहाँ पे जो आपका H2O वाटर लिक्विड फॉर्म में है और H2O जो है वो गैसियस फॉर्म में है। मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर से वही होगा। अगर आप H2O को ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते हो, इसे हाई टेम्परेचर पे जो है वो इसे जब उबालते हो तो स्वाभाविक सी बात है वो क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, गैस बनेगा। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाकर जल को वाष्प में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रेशर को कम करके जल को वाष्प में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और जब हम प्रेशर को कम करेंगे तो दोनों कंडीशन में जो हमारा वाटर है वो हमें गैस के रूप में मिलेगा। तो ये इतना अगर आप लिखते हो गाइस, अगर आप ली चैटलियर प्रिंसिपल में इतना भी लिखते हो तो काफी है। तो कंप्लीट होता है आपका चैप्टर और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इस चैप्टर से जो है वो कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद हम जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो देखेंगे, वो भी काफी छोटा सा ही चैप्टर है। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आपको समझ आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रिंसिपल भी कहते हैं और ये टॉपिक जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है, तो ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, क्योंकि
देखिए, क्योंकि टॉपिक जो है वो काफी लेंदी है और आप इसे एग्जाम में अब अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग लिखोगे तो काफी आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। इसलिए मैं जो यहाँ पे नोट्स दी हूँ उसे आप जरूर लिख लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो और आप सारे टॉपिक को जो है वो कवर भी कर पाओ। तो इसका यहाँ पे आज के वीडियो में मैं केवल आप लोगों को ली चैटलियर का प्रिंसिपल बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका जो है वो अनुप्रयोग बताऊंगी, मतलब जो भी इसका एप्लीकेशन है, क्या क्या यूजेस है इस सिद्धांत के, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहला बात ये आता है कि आखिर जो ली चैटलियर थे वो कौन थे। एक प्रकार के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1848 में ये प्रिंसिपल जो है वो दिया हुआ है। तो अब सेकंड बात ये आता है कि ये प्रिंसिपल आखिर इन्होंने क्यों दिया था, किस बेस पे प्रिंसिपल इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने जो ऐसा रिएक्शन जहां पे इक्विलिब्रियम है, जैसे कि आप देख रहे हो A+B, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है C+D के, मतलब यहाँ पे ये जो आपका रिएक्शन है वो कैसा है, रिवर्सिबल है। यहाँ पे दो डायरेक्शन में जो है वो रिएक्शन हो रहा है। पहला डायरेक्शन क्या, यहाँ पे A+B मिलकर के क्या बना रहे हैं, C+D बना रहे हैं। ये क्या हुआ, फर्स्ट डायरेक्शन हुआ जिसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। अब बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, C+D मिलकर के फिर से क्या बना रहे हैं, A+B बना रहे हैं। मतलब कुल मिला के हम कहें तो ये रिएक्शन हमारा कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। समझ में है आप लोगों को। तो ये जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो केवल ऐसे रिएक्शन के लिए दिया गया है जिसमें इक्विलिब्रियम हो, मतलब यहाँ पे जिस अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थापित हो, केवल हम उन्हीं रिएक्शन के लिए इस प्रिंसिपल को जो है वो समझेंगे। अब देखिए क्या होता है इसमें, क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई भी ऐसा रिएक्शन, आपको मैं कोई भी ऐसा रिएक्शन करके दी हूँ जहाँ पे साम्यावस्था स्थापित है। अगर आप क्या करते हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, क्लियर हुआ। आप उस क्या करोगे, उसके ताप में जो है वो परिवर्तन कर दोगे, मतलब टेम्परेचर को आप उसका जो है वो चेंज कर दोगे। इस सिस्टम का, इस रिएक्शन का आप टेम्परेचर मान लो आप लोगों ने चेंज कर दिया, या फिर इसका आप लोगों ने प्रेशर चेंज कर लिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इसका इक्विलिब्रियम अभी भी ऐसा ही रहेगा कि इसका इक्विलिब्रियम जो है वो टूट जाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा। उस चीज को हम देखने के लिए जो भी फैक्टर रहेगा ना, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या फिर कॉन्सेंट्रेशन हो गया जिसे हम सांद्रण कहते हैं, तो हम इस सब चीज को जो है वो चेंज करके देखेंगे कि इस पे जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी फैक्टर को अगर हम चेंज करते हैं, मान लो क्या करूंगी मैं, इस ए का जो है वो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, किसी भी फैक्टर को चेंज करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, तो ये जो रिएक्शन है उस डायरेक्शन में जाने लगता है कि उसके इफेक्ट, उसके जो चेंज है उसे जो है वो कम कर सके। समझ में है आप लोगों को। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, मतलब अगर कोई आपका रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई रिएक्शन आपका साम्यावस्था में है, चाहे आप उसका टेम्परेचर चेंज कर दो, चाहे आप उसका प्रेशर चेंज कर दो, चाहे आप उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, कुछ समय बाद आप देखोगे कि वो जो आपका रिएक्शन है वो फिर से आपस में जो है वो इक्विलिब्रियम में आ ही जाते हैं। मतलब ऐसा, ये जो रिएक्शन है अपने आप को उस डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे कि आपका जो चेंज किया हुआ है ना वो फिर से नॉर्मल हो जाए। मान लो मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती हूँ, ये जो आपका रिएक्टेंट है मान लीजिए मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती हूँ, कुछ देर बाद हम देखेंगे कुछ भी इसमें चेंजेस तो आएगा ही, लेकिन कुछ समय बाद हम देखेंगे कि फिर से इसमें इक्विलिब्रियम जो है वो जैसा का तैसा ही है। यही आपका क्या है, ली चैटलियर प्रिंसिपल है। आगे आप डेफिनेशन पढ़ोगे आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई भी बॉक्स है, एकदम जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई बॉल रखा हुआ है। अब मैं क्या करती हूँ, ये बॉल को मैं ऊपर लेके जाती हूँ यहाँ पे और छोड़ देती हूँ। कुछ समय बाद क्या देखती हूँ, फिर से बॉल यहाँ पे आ गया। मतलब यहाँ पे मैं इस बॉल को कितना भी ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब मैं इसको अपने इसके नॉर्मल स्थिति में छोड़ती हूँ तो ये जो है वो बॉल फिर से यहाँ पे आ जाता है। यही चीज क्या है, यही चीज आपको इस इक्विलिब्रियम में समझना है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज चेंज करती हूँ, हो सकता है कि इस रिएक्शन का रेट बढ़ जाए, हो सकता है कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसमें उसकी गति में कोई चेंजेस आ जाए, हो सकता है वो फास्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ समय बाद ये होगा कि फिर से आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। समझ में आया। चलिए एक बार डेफिनेशन आप देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा बहुत डाउट है आपके मन में वो भी क्लियर हो जाए। यदि कोई अभिक्रिया साम्यावस्था में हो, यहाँ पे देखिए कोई रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है, तथा साम्य निर्धारित करने वाले फैक्टर जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन हो गया, आपका प्रेशर हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, में से कोई एक या अधिक बदल दिया जाए। क्लियर हुआ। मैंने कहा था ना कि हम कोई ना कोई एक को जो है वो चेंज करेंगे, कोई एक जो है वो बदल दिया जाए तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होने लगेगी। मतलब ये जो रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में होने लगेगी
कि परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने चेंज जो भी किया हुआ है, मान लीजिए टेम्परेचर को बढ़ाया हुआ है, तो हमारा रिएक्शन जो है वो उस डायरेक्शन में जाएगा कि जो भी हम चेंज किए हैं उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। समझ में आया आप लोगों को? तो यही क्या कहलाता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो डेफिनेशन को आप समझिए, पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम आगे क्या करेंगे गाइस, एक एक फैक्टर को हम डिटेल में समझेंगे। क्या होगा अगर मैं इस रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दूं, क्या होगा अगर मैं इस रिएक्शन का प्रेशर चेंज कर दूं या फिर टेम्परेचर चेंज कर दूं, या फिर मैं इसमें कोई इस रिएक्शन में कोई इनर्ट गैस मिला दूं या फिर कोई कैटलिस्ट मिला दूं, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज हम एक एक करके आगे देखेंगे। क्लियर हुआ आपको? तो ये कुछ पॉइंट है जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, जैसे कि सांद्रण में परिवर्तन का प्रभाव, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सेकंड है ताप में परिवर्तन का प्रभाव, चेंज इन टेम्परेचर, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद चेंज इन प्रेशर, मतलब प्रेशर में अगर मैं चेंज करूं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं उसमें इनर्ट गैस मिला लूं, इनर्ट गैस मतलब क्या होता है, अक्रिय गैस, अगर मैं इस रिएक्शन में अक्रिय गैस मिला दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारे इफेक्ट को हम एक एक करके जो है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सांद्रण में परिवर्तन का प्रभाव। क्या होगा अगर मैं इस रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन में ही थोड़ा सा चेंजेस कर दूं। तो पहला पॉइंट लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी साम्यावस्था अभिक्रिया मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कोई चेंज कर दिया जाए तो उसे प्रभावहीन करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब यहाँ पे जैसे इक्विलिब्रियम है, ए प्लस डी मिलकर के सी डी बना रहे हैं, सी डी मिलकर के जो है वो फिर से ए प्लस डी बना रहे हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंज करती हूँ तो इनके पास एक विशेष प्रवृत्ति होती है, एक विशेष जिसे आप कह सकते हो एक हैबिट होती है कि वो जो भी मैं प्रभाव यहाँ पे चेंज कर रहूंगी उसे जो है वो प्रभावहीन कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये जो रिएक्टेंट है ए प्लस बी, उसका मैं जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं। अगर मैं इसकी सांद्रता में वृद्धि कर देती हूँ तो क्या होगा, साम्यावस्था जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, अर्थात सी प्लस डी जो है वो ज्यादा बढ़ेंगे। मान लीजिए मैं ए प्लस बी जो कि एक प्रकार का क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है, अगर मैं इस ए प्लस बी का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती हूँ तो जैसे ही यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसका सांद्रण बढ़ेगा, पूरा रिएक्शन क्या होगा, इस चेंज को जो है वो मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब इस चेंज को जो है वो मैनेज करने के लिए जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब क्या होता है, ए प्लस बी मिलकर के सी प्लस डी बना रहा है, मतलब रिएक्टेंट से जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एकदम फास्ट हो जाएगा। मतलब अपने आप को ये जो है वो मैनेज करने के लिए ये जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा और सी प्लस डी प्रोडक्ट जो है वो जल्दी जल्दी बनना स्टार्ट होगा। समझ में आया आप लोगों को? तो पहला पॉइंट लिखिए आप, यदि रिएक्टेंट ए बी का कंसेंट्रेशन बढ़ाया जाए, यदि ए प्लस बी का सांद्रण मैं बढ़ा दूं तो साम्यावस्था जो भी इक्विलिब्रियम जहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन को आप अग्र दिशा में भी बोल सकते हो, तो ये जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है वो जो है वो फास्ट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि सी प्लस डी जो है वो ज्यादा बनाएंगे। क्लियर हुआ? बहुत ही इजी है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए आप, अगर ए प्लस बी का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो सी प्लस डी जो है वो ज्यादा बढ़ेंगे, आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। समझ में आया? मान लो क्या करूंगी मैं, ए सी प्लस डी का जो है वो कंसेंट्रेशन बढ़ा दूं, क्या होगा अगर सी प्लस डी का कंसेंट्रेशन बढ़ा दूं? बहुत इजी है, बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ अगर मैं सी प्लस डी का कंसेंट्रेशन बढ़ाती हूँ तो ए प्लस बी जो है वो ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? सेकंड पॉइंट लिखिए, यदि प्रोडक्ट सी और डी का कंसेंट्रेशन बढ़ाया जाता है तो बैकवर्ड रिएक्शन विपरीत दिशा में जो है वो विस्थापित होगा, अर्थात ए व बी जो है वो अधिक रहेंगे। तो समझ में आया आप लोगों को इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन। अगर मैं ए प्लस बी का कंसेंट्रेशन बढ़ाती हूँ तो प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बनेगा, अगर मैं इस प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बनाती हूँ तो मेरा रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा बनेगा। क्लियर हुआ? बहुत ही इजी है गाइस, समझिए इसे थोड़ा सा, बहुत ही ज्यादा इजी है। अब चलिए कोई मैं एग्जांपल आप लोगों को बता देती हूँ। मान लीजिए आपके पास फेरिक नाइट्रेट है जो कि येलो कलर का है, Fe3+ जो कि एक्वस में है, और यहाँ पे आपका एक कलरलेस है जिसे हम HCN- जो कि एक्वस में है। अब दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बना रहा है FeHCN2+ एक्वस, ये भी एक्वस में है। मान लो मैं इन दोनों का कंसेंट्रेशन किसी भी कभी, जैसे मान लो इसी का कंसेंट्रेशन मैं बढ़ा दूं, कुछ देर बाद आप क्या देखोगे
कि ये जो आपका रेड कलर का जो ये है ना, वो एकदम से गाढ़ा कलर का हो जाएगा। मतलब रेड तो रहेगा ही, लेकिन जो कत्था कलर होता है ना, एकदम डार्क रेड, उस तरीके से जो है वो होने लगेगा। मतलब इससे आप क्या समझे कि जब मैंने रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ाया तो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा अमाउंट में बनना चालू हो गया। पहले हमारा नॉर्मल रेड कलर का हुआ करता था, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन चेंज किया, ये जो प्रोडक्ट है वो आपका बहुत ही ज्यादा बनने लगा। समझ में आया आप लोगों को? मान लो मैं इसका कंसेंट्रेशन चेंज कर देती हूँ, रेड कलर का जो ये आपका FeCN2+ है, अगर मैं इसका कंसेंट्रेशन जो है वो चेंज कर देती हूँ तो क्या होगा, इधर जो है वो ये प्रोडक्ट आपका जो है वो ज्यादा बनना चालू हो जाएगा। तो समझ में आप लोगों को? एक एग्जांपल जो है वो आप लिख देना। ये तो हुआ गाइस आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन। समझ में आप लोगों को? अब चलिए बी नंबर का मैं बताती हूँ, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ताप में परिवर्तन का प्रभाव। क्या होगा अगर मैं किसी इक्विलिब्रियम, कोई भी रिएक्शन है, अगर मैं उसके टेम्परेचर में ही चेंज कर दूं, टेम्परेचर को अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो इक्विलिब्रियम रिएक्शन A+B मिलकर के CD बना रही है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पे आप लोगों को कुछ अलग चीजें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं टेम्परेचर के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ना है। अगर आप इसे समझना चाहते हो तो इंडरगोनिक रिएक्शन क्या होता है और एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को अलग से वीडियो बनाया, और इसीलिए मैं बनाई थी क्योंकि मुझे पता था कि आप ली सातेलिए में इसे जो है वो पढ़ोगे और आपको ये चीज जो है वो जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि व्हाट इज इंडरगोनिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ अगर आप भूल गए हो तो। देखिए जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है ना, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जहाँ पे 2 डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, तो कई बार क्या होता है 2 डायरेक्शन में जो रिएक्शन होता है तो उसमें जो है वो 2 रिएक्शन जो है वो एक साथ पाया जाता है, देखने को मिलता है, जैसे कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये क्या होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहला जो है इंडरगोनिक रिएक्शन। तो इंडरगोनिक रिएक्शन या ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होते हैं जो कि ऊष्मा को जो है वो अवशोषित करते हैं। समझ में है आप लोगों को? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जैसे कि आप एक ट्रिक बता रही हूँ हमेशा याद करने का, ऊष्माशोषी मतलब शोषी मतलब शोषण मतलब अवशोषित कर रही है, तो इसलिए आप जो है वो इसे ऊष्माशोषी करके याद करो। अगर इंग्लिश में बताओ इंडरगोनिक मतलब अंडर, मतलब जो भी आपका ऊष्मा है, एनर्जी है, वो अंडर है, मतलब उसे अवशोषित कर रही है। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होगा वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। सेकंड है ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सर्गोनिक, मतलब यहाँ पे वो अभिक्रिया होती है जहाँ पे ऊष्मा का जो है वो उत्सर्जन होता है। जैसे कि एक्सर्गोनिक मतलब एक्सर मतलब समझ जाओ आउट हो रहा है, तो यहाँ पे ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। क्लियर हुआ आपको डाउट? ऊष्माशोषी में क्या होगा, ऊष्मा का शोषण होगा या फिर ऊष्मा का अवशोषण होगा, मतलब ऊष्मा को जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे या फिर जो भी एनर्जी जो भी रिलीज हो रहा है उसका जो है वो एब्जॉर्प्शन होगा। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, जो भी एनर्जी हो रहा है वो रिलीज होगा, वो उसका जो है वो उत्सर्जन होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका अलग से वीडियो बना हुआ है गाइस, आप वहां पे जरूर जा करके देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दिए गए रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि जब कोई हमारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब अगर हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन है, पहला वाला अगर रिएक्शन है तो वो रिएक्शन आपका जो है वो इंडरगोनिक होगा। और जो आपका सेकंड रिएक्शन होगा जो कि बैकवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन मतलब क्या, CD मिलकर के फिर से AB बना रहा है, तो CD मिलकर के जब AB बनाएंगे तो वो हमारा क्या हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन हुआ। और बैकवर्ड रिएक्शन में एक्सर्गोनिक रिएक्शन हो रहा है। तो यही चीज 2 पॉइंट आपको लिखना है। दिए गए रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन में जो है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है और दिए गए बैकवर्ड रिएक्शन में जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 2 पॉइंट तो आप लिख ही लोगे यार, बहुत ही इजी है। अब चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने पर साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जिस दिशा में ऊष्मा अवशोषित हो, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं मान लो इस रिएक्टेंट का A+B का मैं मतलब इस सिस्टम का टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, ये जो आपका कोई रिएक्शन है अगर मैं इसका टेम्परेचर को बढ़ा देती हूँ, मान लो अगर मैं इसके ताप में जो है वो वृद्धि कर देती हूँ, तो क्या होगा, ये जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है, ऊपर वाले रिएक्शन क्या कहलाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, नीचे वाला रिएक्शन क्या कहलाता है, बैकवर्ड रिएक्शन। अगर मैं इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है वो जो है वो बढ़ जाएगा।
बस आपको इतना ही लिखना है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा एंडरगोनिक रिएक्शन है, मतलब जो उष्माशोषी अभिक्रिया है, उसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में जो है वो वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पे आपको वही लिखना है, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने पर साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जिस दिशा में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो ऊष्मा का अवशोषण किस दिशा में हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ऊष्मा को जो है वो कौन सी दिशा में अवशोषित हो रही है, मतलब जो एनर्जी है वो कौन सी दिशा में एब्जॉर्ब हो रही है, कौन से डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो क्या है? आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो ये पॉइंट आपको जस्ट सिंपली लिखना है, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने पर साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जिस दिशा में ऊष्मा जो है वो अवशोषित हो, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। अगर मैं इस सिस्टम का टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं, अगर मैं इस सिस्टम का टेम्परेचर कम कर दूं तो क्या होगा? सिस्टम का टेम्परेचर कम करने पर साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जिस दिशा में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो बढ़ जाती है। मतलब ये जो आपका बैकवर्ड रिएक्शन है ना वो बढ़ जाएगा। तो शॉर्ट में कट में बताऊं तो अगर मैं इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाती हूं तो मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, मतलब इंडरगोनिक रिएक्शन बढ़ जाएगा, और अगर मैं सिस्टम का टेम्परेचर कम करती हूं तो मेरा बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आप लोग को दे देती हूँ। यहाँ पे जैसे कि N2 गैस है, 3H2 गैस है, मिलकर के 2NH3 बना रहा है। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हो कि अगर मैं किसी का भी टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर में इंक्रीज करती हूँ तो मेरा अमोनिया जो है वो ज्यादा बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या बनता है? कोई प्रोडक्ट बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूँ इस सिस्टम का तो मेरा अमोनिया ज्यादा बनेगा। तो इसे जो है वो इसी चीज को जो कारखाने होते हैं ना जहाँ पे अमोनिया बनने की क्रिया होती है वहां पे यूज किया जाता है। इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं उन लोग, ताकि जो भी उन लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बने। तो ये जो है वो फैक्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है। खैर यूज करने का जो भी थ्योरी है आगे बताऊंगी, इतना आप लोग डिटेल में मत जाइए। तो बस यहाँ पे यही समझिए कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर में हमारा जो, अगर मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनने लगेगा। समझ में आप लोगों को? तो ये तो हुआ गाइज आपका सेकंड नंबर। अब थर्ड नंबर में हम देखते हैं दाब में परिवर्तन, मतलब प्रेशर में परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। क्या होगा अगर मैं इस रिएक्शन के प्रेशर को इंक्रीज कर दूं या फिर प्रेशर को डिक्रीज कर दूं? तो देखिए क्या होगा। दाब का प्रभाव उन रिएक्शन में देखने को मिलता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो गैसीय प्रावस्था में हो। मतलब सिंपल सी बात है, जो रिएक्शन हमारा गैसियस स्टेट में होगा, अगर हमारा जो फेस है वो गैसीय वाला है, मतलब गैसियस है, उसी में आपको जो है वो प्रेशर का इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि N2 गैस और 3H2 गैस मिल करके 2NH3 जो है वो गैस बना रहे हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन में आपको जो है वो प्रेशर का इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट लिखिए, इस रिएक्शन में प्रेशर में वृद्धि करने पर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो अधिक होगी। अगर मैं इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा देती हूँ तो ये जो मेरा जो 2NH3 मतलब अमोनिया गैस है वो ज्यादा बनेगा, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है ना वो जो है वो बढ़ जाएगा। अग्र अभिक्रिया की दर जो है वो बढ़ जाएगी। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, कोई रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बनाता है हमारा, क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। तो अगर मैं इस सिस्टम का प्रेशर को इंक्रीज करती हूँ तो यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। अगर मैं इस सिस्टम का प्रेशर जो है वो डिक्रीज करती हूँ, अगर मैं कम करती हूँ तो फिर इस प्रकार प्रेशर कम करने पर बैकवर्ड रिएक्शन अधिक होगी, मतलब ये वाला बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो आपका अधिक होगा। तो समझ में आया दाब का प्रभाव कैसे पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है। अगर प्रेशर का इफेक्ट आपको बढ़ाते हो तो आपका जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो आपका बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। समझ में आप लोगों को? अब चलिए चौथा नंबर का हम देखते हैं, अक्रिय गैस इनर्ट गैस मिलाने पर। इनर्ट गैस यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे हीलियम वगैरह हो गया, ये सब क्या होता है? इनर्ट गैस होता है। अगर क्या होगा अगर मैं उस रिएक्शन में इनर्ट गैस ही मिला दूं? तो देखिए बहुत ही शॉर्टकट में मैंने लिखा हुआ है, स्थिर आयतन पर, यदि स्थिर आयतन पर, आयतन मतलब वॉल्यूम होता है, स्थिर आयतन पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन स्थिर दाब पर कुल आयतन में वृद्धि होगी। तो आप ये 2 पॉइंट जो है वो इसमें लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। लास्ट है आपका उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अगर मैं उस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट मिला देती हूँ, उत्प्रेरक मतलब क्या होता है? जो हमारे अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अगर मैं इस प्रकार के रिएक्शन में अगर मैं कैटलिस्ट मिला देती हूँ तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
हालांकि कुछ रिएक्शन तो वहां पे हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, जैसे कि फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन कुल मिला के अगर हम चेंजेस देखेंगे ना तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तो हुआ गाइस कंप्लीट आपका ली चाटेलियर का सिद्धांत। तो इसका जो भी एप्लीकेशन है, जो भी यूजेस है, वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू गाइस आज का टॉपिक भी आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।